बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर है, मंगल का दिन हो चुका है और आज जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइनी जो बेंच बनाना है हुकूमत ने, उसके जजेस की तकर्री, उसकी तादाद और ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो आइनी तरमीम के हवाले से है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जस्टिस शाह की क्या अभी उम्मीदें ज़िंदा हैं कि वो चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं या नहीं। बशारत राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं माशाल्लाह। आजकल ये स्टार ऑफ द टाउन हैं। और मेरे साथ ये दूसरे साहब जो हैं, शफ़क़त अली कुरैशी साहब, अल मारूफ उस्ताद रंदा, ये भी मेरे साथ हैं। तो ये जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट की कि क्या होगा आइंदा वाले दिनों में, और इस वक्त चीफ जस्टिस जो नए बनाए गए हैं याह्या अफरीदी, वो क्या किस तरह मामलात को लेकर आगे चलेंगे, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले बशारत साहब आपसे, आज जो खबर आई है कि 2 जजेस, सीनियर जजेस जो हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि आप इजलास बुलाएं फुल कोर्ट, जिसके अंदर तरमीम के हवाले से मतलब कुछ चीज़ें देखी जाएं, डिस्कस की जाएं या उसकी लेजिटिमेसी है, जो भी मामलात हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है या हैं, वो खातून है जजीला, उन्होंने जो है इसको मुकर्रर नहीं किया। इस खबर को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? क्योंकि लोग तो उम्मीद लगा बैठे थे कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं और गवर्नमेंट परेशान हो गई है, खुद ही तकर्री की। लेकिन 2-3 काम उन्होंने ऐसे किए, उसके बाद परेशानी बढ़ गई थी। लेकिन इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। असल में ये जो 31 अक्टूबर को होता ये है कि जो एक्ट लाया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उसकी हर थर्सडे को, उसके आने के बाद हर थर्सडे को जो जजेस कमेटी का इजलास होता है। अब की बार जो जजेस कमेटी का इजलास हुआ, इसमें इजलास नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा चीफ जस्टिस को कि आप इजलास बुलाएं। इजलास बुलाने के बाद उन्होंने ये फुल कोर्ट इजलास वाली बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आप इसको 4 नवंबर के लिए फुल कोर्ट समात में लगाएं। अच्छा, ये बात की उन्होंने, समाज में लगाने। समात में लगाएं। चीफ जस्टिस ने कोई ये इस पर कोई इसे कि वो क्या कहते होते हैं, दरे 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 खोर इतना इतना। उस समझा इसे, इतना समझा इसे, उस पर कोई उन्होंने रद्द अमल नहीं दिया। फिर जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, चूंकि वो अक्सरियत में थे, उन्होंने खत लिखा रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को। नहीं, खत उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा। अभी तक वो हमारे सामने कोई सॉलिड किस्म की कोई ये खत आया नहीं है। अगर आता तो हम उसको जरूर रिपोर्ट करते हैं खबर अपने तो एस्टेब्लिश हो चुकी है। चैनल के लिए। लेकिन ये खबर मार्केट में है, स्टैब्लिश हुई है या करवाई गई है या की गई है, कि उन्होंने ख़त लिखा और उसमें उन्होंने तासुफ़ का इज़हार किया, नाराज़गी का इज़हार किया, अफसोस का इज़हार किया कि जजेस कमेटी का जो मैंडेट था उसमें 2 जजेस अक्सरियत ने कहा आपने इजलास नहीं बुलाया, और ना ही आपने उस केस को 26वीं आईनी तरमीमी जो केस था उसको 4 तारीख के लिए हमने कहा था कि इसको फुल बेंच के सामने लगाएं, आपने नहीं लगाया। फिर ये हुआ कि उन्होंने रजिस्ट्रार को खत लिखा कि 31 अक्टूबर को जो इजलास हुआ, चीफ जस्टिस ने शिरकत नहीं की, लेकिन जो उसको मिनट्स है ना कमेटी के इजलास के, उसे वेबसाइट पर पब्लिक किया जाए। और जो रजिस्ट्रार है जजीला असलम, उन्होंने ये भी नहीं किया। ये तो काजी साहब की लाई गई थी ना? काजी, हाँ, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, उनकी लाई गई है। उन्होंने इस पर अमल नहीं किया और वो नहीं हुआ। ऐन मुमकिन है कि आज जब ये कमीशन का इजलास हो रहा है, शायद उससे पहले ये पब्लिक हो जाए, या सुबह 9, 10, 11 बजे ये पब्लिक हो जाए। फिर कुछ चीज़ें सामने आएंगी कि इसमें है क्या। अगर हम तो अभी अभी ये जो भट्टी साहब बात हो रही है ना, ये हमारे बड़े मोतबर साफ़ी है जिन्होंने ये बात की है, मतीउल्लाह जान और सनात मलिक साहब। लेकिन किसी भी अदालती पत्रकार के पास कोई सॉलिड किस्म का वो खत, कोई इस कमेटी के इजलास के हवाले से कोई चीज़ आई नहीं सामने। ये सिर्फ अभी उन्होंने अपने विलाक में ये बात की है, और एंड मुमकिन है कि आज 2 बजे जो इजलास होना है जुडिशल कमीशन का, उससे पहले इसे शायद आ जाए। और रही बात चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की,
तो चीफ जस्टिस यही अफरीदी मुझे लगता नहीं है यार कि ये कुछ चीजें देखकर कि वो इस तरह करेंगे, जिस तरह ये बयान किया गया, जिस तरह ये बात की गई। पता नहीं मुझ मेरी कौन सी चीजें देख के आपको नहीं लगता? मतलब ये मेरी छठी जो हिस्सा है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब देखिए कौन सी चीज है। सुप्रीम कोर्ट की जो तबाही का आगाज हुआ था ना, अदलिया की तबाही का आगाज वो हुआ था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के उस फैसले से, पंजाब और केपी में इलेक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के फैसले से। जब वो बेंच ने फैसला दिया तो इन्होंने उसको इतना मतराजा बनाया कि वो कभी 3 रुकनी, कभी 5 रुकनी, कभी फुल कोर्ट, कभी 7 रुकनी, कभी 9 रुकनी। और फिर जस्टिस शाह से लेकर उस वक्त सीनियर प्यूनिक जज तो सियार रोज जज थे यार। काजी कहना भी तो मैं उसको बंदा क्या कहे यार। काजी तो खैर नाम का हिस्सा, हाँ। साहब ना कहें तो फिर अलग बात है। वो जस्टिस शाह से लेकर जस्टिस अतनुल्लाह तक ये सारे उनके साथ खड़े हो गए, उनके हाथ पर इन्होंने बैत कर ली। एक इख्तलाफी नोट भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जारी होने से पहले पब्लिक हो गया था। भी लिखा था उसमें, जस्टिस अतनुल्लाह ने भी लिखा था। वो इख्तलाफी नोट जारी होने से पहले फारूक एच नाइक साहब के सामने आ गया। तो हाँ। प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने पढ़ के भी सुनाया, जिस पे बंदयाल साहब हैरान हुए कि ये तो अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया, तो आपके पास ये इख्तलाफी नोट कैसे पहुंच गया? मतलब इस लेवल पे ये जजेस मिल के अब आइन ये शिकनी बात के लिए है। करते रहे हैं। और आज मैं यही कह रहा हूँ, वो जो उस वक्त मामला हुआ, उस वक्त जस्टिस मैंने एक दफा जस्टिस अतनुल्लाह साहब से पूछा कि जस्टिस साहब ये आपने क्या किया? आपका आइन कहता है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने। ये जस्टिस अतनुल्लाह साहब उस वक्त मैंने ट्वीट भी किया था, लेकिन मुझ पर प्रेशराइज हुआ, ये करे वो करे, मैंने ट्वीट डिलीट नहीं किया था क्योंकि मेरा असूल है मैं एक दफा ट्वीट कर दूं जो मर्जी हो जाए। भाई मैंने लिखा है ना खुद, मैं उसको क्यों, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ ना, मैं उसको ऑन करता हूँ, मैं क्यों डिलीट करूँ? तो जस्टिस अतनुल्लाह ने मेरे सवाल का जवाब, वहां और भी साफी खड़े थे, सोहेल रशीद था, कमर मैकर, और भी साफी खड़े थे वहां पर, साकिब बशीर भी था, बल्कि मतीउल्लाह जान भी था। उन्होंने मुझे कहा जी कि ये मैंने इसलिए किया था ताकि आइंदा के लिए जो आइन शिकनी है वो बंद हो। वो अजीब उन्होंने मुझे दलील दी इसकी ना। मैंने कहा सर ये आइन शिकनी कैसे बंद हुई? उन्होंने कहा जी कि वो जो असेंबली डिसॉल्व की गई थी, असेंबली तहलील की गई थी, वो क्या पता उन्होंने कौन सी नीयत पर, अब उनके पास बदनीति नीयत को मापने का, बदनीति को मापने का कौन सा पैमाना था जैसे तनुल्लाह साहब के पास? ये बुनियाद वहां रखी की। फिर जब चीफ जस्टिस बने जनाब काजी फाइज ईसा साहब, वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस अदलिया का सवा सत्यानाश निकाल दिया। उन्होंने सहूलतकारी की इंतहा की। सहूलतकारी होती है ना, एक दफा बंदा कहता है, 2 दफा कहता है, 3 दफा कहता है, नहीं, जब जब अलग उठाती ताकतवर हल्के कठपुतली हुकूमत मुश्किल में आई, वो एक कदम अगर कहते तो काजी साहब 10 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करते। और उसका नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में यह हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ना, क्लर्क की फिर भी हैसियत होती है यार कि वो स्टैंप कुछ ना कुछ लगाता है, कुछ नोट भी लिखता है। ये जस्ट इंक्लूडेड चीफ जस्टिस के, ये तो अब वो रबर स्टैंप बन गए क्लर्क की तरह। वो बस ये सिर्फ मोहरे लगाने वाले बन गए, वो दस्तखत करने वाले बन गए सारे। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी से लेकर अभी जो रिसेंट आखिर में जैसे शायद बलाल साहब तक, ये सारे जज जो हैं, उसका खमियाजा ये हुआ जो इन्होंने उसकी इब्तिदा रखी थी, जो बुनियाद रखी थी। आज ये सारे इनके सामने फैसला आता है, ये उसके उस पर सिर्फ साइन करते हैं सारे। आज ये क्लर्क बन गए। आज क्या हुआ? आज जो असेंबली से तरमीम, अब देखिए वहां पर हुआ क्या। आजम रशीद तारड़ साहब ने वहां पर बड़ी बारीक वारदात डाली। वो ये कि उन्होंने बिल पेश किया असेंबली में, जी हम सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 कर रहे हैं, 34। अभी ये शोर सारा कुछ जारी था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जस्टिस मनदीप को निकाल दिया, फलाने को डाल दिया, कदगन लगा दी, वो अगर नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ये करेगा, वो नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ये करेगा। चीफ जस्टिस को भी बांदी बनाकर रख दिया। ये ओपोजिशन सारी इकट्ठी थी स्पीकर डाइस के सामने, तो पीछे से जनाब सियालकोट के जुगतबाज उठे,
उन्होंने एक वो एक्ट पढ़ा आर्मी का 1952 का 61 का, नहीं 61 का नेवी का 52 फिर 52 का, अच्छा 61 का नेवी का है। वो तीनों के हैं ना यार, उसमें सब हो गया ना। दो 52 हाँ। के हैं, नेवी एयरफोर्स और आर्मी, और फिर 61 जो है नेवी का। वो पढ़ा और 3 से 5 सेकंड लगे, उसको भी उन्होंने मंजूर कर दिया। उस 31 सेकंड पूरे शोर हुआ है जनाब 31 आधे मिनट में। बस ठीक है जी, नारे लगे वहां पर के बाद बल्ले बल्ले। 3 फरवरी 2023 को 3 फरवरी थी, मरियम नवाज थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हुई। उनका केस चल रहा था, उनका उस वक्त बरियत वाला। तो मरियम नवाज के साथ बैठे हुए थे पीर रशीद साहब। तो ये उस वक्त हाई कोर्ट होती थी G10 इस्लामाबाद में, शिफ्ट नहीं हुई थी अब उस वक्त शराय दस्तूर पर। तो मैं अच्छा साफियों के खड़े होने की जगह दूसरी तरफ थी, लेफ्ट साइड पे। तो मैं बचते बचाते जगह बनाते बनाते मैं मरियम नवाज के पास आ गया ना। तो पीर रशीद साहब को मैंने सलाम किया, तो मेरे साथ मत्ती भी आ गया, सोहेल रशीद भी आ गया, एक का दौर साफी था, पता नहीं वो कौन सा था। वहां पर मत्ती तो है तो शरारती, मत्ती ने कोई सवाल किया तो मैंने सवाल साथ कर दिया कि मोहतरमा बताइएगा कि जिस वक्त मत्ती ने सवाल किया था नैब चेयरमैन के एक्सटेंशन वाले मामले में, तो मैंने उन्हें कहा था कि ये नून लीग की थी जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वक्त बावजू होकर हाथ बांध कर उन्हें वोट दिए थे। गट्ठे के सूट पहन। तो एकदम से मुझे मरियम नवाज ने कहा कि मैं उस नून लीग का हिस्सा नहीं थी। तो आज मैं पूछना चाहता मैं इस हूँ, गुनाह में शामिल नहीं। मैं इस गुनाह में शामिल नहीं, मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी और नून लीग के मैं उसका हिस्सा नहीं थी। तो आज मैं मरियम नवाज से बस हद इतना मैं जानना चाहता हूँ कि आज कौन सी नून लीग है जिसने हाथ बांध कर बावजू होकर दुरूद पाक पढ़ते हुए ये जो 3 साल से 5 साल और एक को नहीं, तीनों को, और फिर ऊपर से अजीब मंतक ये पेश कर रहे हैं कि हमने 1 साल कमी की। अब मुझे ये बताएं कृषि साहब कि दुनिया का मैं एक डेमोक्रेट पर्सन हूँ, मुझे जमहूरियत से बड़ा प्यार है, मुझे आइन और कानून की सरबलंदी मैं चाहता हूँ इस मुल्क के अंदर। कोई भी जमहूरियत पसंद कोई भी जमहूरी मुल्क, क्या ऐसा होता है कि किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, किसी एयर स्टाफ को, किसी नेवी वाले को आप 5 साल कर दे उसकी यार मुद्दत? कहीं ऐसा होता है दुनिया में? दुनिया में कहीं ऐसा ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद खित्ता है सर, हमें पसंद आ जाता कि है आप बहुत। खुशनुदी, यार देखिए मैं आपको एक बात बताऊं भट्टी साहब, जो पसंद है इसका जवाब मैं देता हूँ। आप खुशनुदी के लिए, हासिल करने के लिए और खुशामद के लिए आखिरी हदों तक चले जाते हैं, लेकिन फिर उसका जो उसके साथ जो होता है ना फिर आपका, वो बड़ा बुरा होता है। मैं जो आप कहते हैं पसंद, मैं जवाब देता हूँ आपको। मेरी इन आंखों ने और देखा, इन कानून ने सुना, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो एक मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मेरी ड्यूटी लगी तो मैं वहां गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। तो किसी दोस्त ने पूछा उन्हें, तो उसने ये कहा ए नूनू भूल जाओ तो बाकी सारे 10 साल साढ़े। बिल्कुल ये बातें चलती नहीं। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना और देखा जिस बंदे ने ये कहा। बल्कि जनरल बाजवा का 10 साल वाला जो बाजवा का डॉक्ट्राइन वो बड़ा फेमस था कि कम से कम 2 टन्योर तसलसल यकीनी बनाया जाएगा और 10 साल के बाद पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा। और बाजवा का मेरा ख्याल है कि 2015-16 में उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात करके अपना बाजवा डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बाद में ना बाजवा साहब रहे, ना बाजवा डॉक्ट्राइन रहा, ना उसकी प्रोडक्ट रही। माइंड हो जाता है ना, बाद में बदल जाता है बंदे का मूड। मैं वही बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, डिस्कशन बहुत ड्रैग हो गई हमारी, जो एक्चुअल हाँ। जो थी ना डिस्कशन, हम उस पर वापस आते हैं, तो ये फिर किसी दिन करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि एक तो वो जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, ये ज़ाहिर एक बहुत बड़ी गेम है। अगर हुकूमत इसमें कामयाब होती है ना तो समझो। अब पहले थोड़ा सा भट्टी साहब इस चीज को समझें कि इन्होंने हुकूमत ने जजेस की तादाद 34 क्यों की, ये चीज आप समझे। इसकी थोड़ी सी पीछे जाएं कि इसके पीछे वजह क्या थी। और मेरा ख्याल है कि इसी वजह में Balance of power। इसका जवाब छुपा हुआ है। जो लोग जस्टिस याहिया अफरीदी पर डाउट कर रहे हैं, उन पे उंगलियां उठा रहे हैं।
अगर जस्टिस याहिया अफरीदी की कोई जिस तरह लोग इल्जामात लगा रहे हैं कि सेटिंग है, या जस्टिस याहिया अफरीदी किसी अंडरस्टैंडिंग से आए हैं गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये रातों रात बिल लाने की क्या जरूरत थी? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ऐसा नहीं है। मैं ये बात, यही कृषि साहब जो बात की ना, इसकी आप थोड़ा सी चीजें समझे कि इन्होंने लाई क्यों है, फौरी तौर पर 34 जज क्यों ला दिए जनाब। वो ये वाली अपॉइंटमेंट गलत हो गई हालांकि सेनेट की कायमा कमेटी ने 23 का कहा था ना यार, 23 जज करने हैं, तो इन्होंने बिल पेश कर दिया 34 करने बशमूल चीफ जस्टिस के। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 16 जजेस, एक सीट खाली है। ये 16 जजेस इस वक्त मुतहिद थे, इनके तोड़ के लिए ये सारा कुछ नहीं, किया मुतहिद गया। कैसे थे इनमें? वो जो काजी ग्रुप के लोग हैं वो कैसे मुतहिद? काजी ग्रुप का कौन सा लोग था? सर अमीनुद्दीन। अब यार नहीं, नहीं, खान, मेरी बात सुने, मैं मुसर्रत बताता हूँ, मैं बताता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी सियासत होती है ना, वो बड़ी डिफरेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट की सियासत ये होती है कि वो हर आने वाले चीफ जस्टिस के साथ बाकी जजेस की अच्छा डिजाइन बन जाता है, और इस चीफ जस्टिस ने 3 साल इस अदलिया को लेकर चलना है। ये कोई 6 माह की नहीं, या जस्टिस जवादास खाजा की तरह 24 दिन के लिए नहीं चीफ जस्टिस बना, ये 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बना है। कंफर्म है ठीक 3 है साल ही हो गए। यार, वो तो बाद में होता है ना, 3 साल है, लेकिन इस वक्त मैं बात करता हूँ वो 3 साल के लिए बना है। अगर इन जजेस ने इख्तलाफ करना था ना, तो जो जस्टिस शाह ने मैनेजमेंट प्लान दिया था वहां पर कोई बात करता ना, जो कमेटियां उसके बाद बनाई गई वहां पर कोई इख्तलाफ करता, जो उसके बाद उन्होंने स्टेप्स लिए वहां पर कोई जज इख्तलाफ करता। नहीं तो सुबह अब जो इजलास है ऐसा नहीं हुआ। थोड़े ही घंटों बाद इजलास होना है। अब इस इजलास में उसमें अब देखिए, अमीनुद्दीन के बारे में आ रहा है कि जी आईनी बेंच के सरबराह वो मैं बने ये जाएंगे। इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, और उनकी सरबराही में 11 जज, 9 से 11 जज कौन से होंगे यार? जस्टिस अमीनुद्दीन के पीछे, मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन आता है 4th नंबर पे। अगर वो देखे सीनियरिटी पर, तो फिर सारे पीछे जो जज है वो सारे उसमें शामिल होंगे। पीछे तो सारे फिर बचते हैं ना। अमीनुद्दीन के बाद आता है जस्टिस जमाल बंदूखेल। सारे जज सिर्फ मेरी बात सुप्रीम कोर्ट सुन, से होंगे, हाई कोर्ट से नहीं होगा? हाई कोर्ट से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। अगर 11 रुकने बनता है, तो पीछे जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद में सारे जस्टिस शायद बलाल तक सारे जा जाते हैं। क्या वो सारे उसका हिस्सा बनेंगे? नहीं। 11 को छोड़ दें। अब देखिए 4 जो जजेस में, सरबराह कौन हो? जो मैं इंपॉर्टेंट बात है, जस्टिस याहिया अफरीदी, याहिया अफरीदी ही आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस याहिया अफरीदी ही आईनी बेंच का सरबराह होगा। उसकी वजह क्या है? चीफ जस्टिस भी और सरबराह भी होगा। हाँ, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है यार। उसमें तो आपका हुकूमत की तो गेम ही सारी उल्ट हो जाएगी। आपके अमेंडमेंट उसमें कोई उसको बाइंड नहीं किया हुआ है, बॉन्ड नहीं किया हुआ है उसको। ये बाइंडिंग नहीं है किसी मामले के साथ, कंडीशनल नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि आपने ये नहीं करना। मैं बताता हूँ आपको, राय साहब सवाल 4 वोट है ना, मैं कमीशन के, सुप्रीम कोर्ट के 5वां वोट उनका वो है जो सरबराह बनेगा। 2 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 7 हो गए, बाकी को मैं नहीं रखता। मुझे ये बताएं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्या वोट देगा, उधर जाएगा हुकूमत के साथ? और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब उनके अपने खिलाफ रेफरेंस और बड़ा मजबूत किस्म का उनके खिलाफ रेफरेंस दायर है, सॉलिड किस्म का। और 7 तारीख को उसका, नहीं 7 नहीं 8 तारीख को, नहीं 7 तारीख को ATC के 8 तारीख को, 8 तारीख को वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठ रही है। मुझे ये बताएं, हुकूमत में, मैं इसकी आपको इसकी दलील देता हूँ। हुकूमत कहती है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये बाकी लोग कहते हैं जी कि जस्टिस मंसूर शाह। हुकूमत नहीं मानती। इसका फिर ये कहेंगे कि जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी यू कैरी ऑन बेंच का, जो आईनी बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एज ए प्रेसिडेंट, और वो बनेगा। फिर उसकी जो 5, 7, 9 जो हुए ना, वो जुडिशल कमीशन ही बनाएगा। लेकिन वहां पर भी कहता है कि मोस्ट सीनियर तो फिर जस्टिस मंसूर शाह से शुरू होता है। पंजाब से जस्टिस मंसूर शाह एक सबसे सीनियर, दूसरे नंबर पर नहीं मनीब सिंध से, फिर दूसरे नंबर पर जस्टिस आशा मलिक आ गए पंजाब से। हाँ, पंजाब से। तीसरे नंबर नहीं, दूसरे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आ गए, हाँ पंजाब से। तीसरे नंबर पर जस्टिस आशा मलिक आ गए। चौथे नंबर पर आपके जस्टिस रिजवी आ गए। फिर नीचे आते हैं शहजाद मलिक, और दूसरे तीसरे। सिंध से पहले नंबर पर जस्टिस मनीब अख्तर आता है, दूसरे नंबर पर मोहम्मद अली मजहर आता है, तीसरे नंबर पर रिजवी आते हैं, फिर आगे बाद में आए वाले। तो खैबर पख्तूनख्वा से पहले नंबर पर जस्टिस तमीमुल्लाह आता है। तो ये क्या करेंगे? ये हुकूमत यहाँ फंसी हुई थी,
और इनको ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। अच्छा चलिए, मैं ना इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि देखें, जिस सूरत हाल में आईनी तरमीम करवाई गई, जो प्लान था वो हमें सब आज क्लियर हो गया ना। तो मुझे ये लगता है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया ना, उन्होंने बहुत दूर की चीज़ें सोच के करवाया। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ चीज़ें गलत ज़रूर हुई उनसे, लेकिन अब वो उनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। मौलाना ने जिस काले नाग के दांत तोड़े थे वो वापस उग गए हैं, तो वो चीज़ें हो रही हैं। मौलाना बाहर बैठ के जो मर्जी भड़के मारे। खैर, लेकिन अच्छा उस्ताद रंदा साहब, एक मिनट, जी जी आपको बड़ी उम्मीद लग गई थी आते ही चीफ जस्टिस जो याही अफरीदी हैं, उन्होंने 3-4 इकदाम किए। नो डाउट मुझे भी लगा कि यार वाकई खदीजा शाह को जिस तरह उन्होंने बिठाया, वो इस्लाहात वाली कमेटी जेल वाली, उसके बाद मंसूर अली शाह, उनका वापस डालना उनको कमेटी के अंदर, मुनीब को लाना, फिर उनके रिसर्चर वापस लाना, फिर ATC के जजेस की रिपोर्टें मंगवाना, इस तरह की जो चीज़ें ना उससे उम्मीद हुई थी। लेकिन ये जो खबर मतवल्ला जान और हसनात मलिक ने दी है, इसके बाद आपको नहीं लगता आपका रंदा दोबारा खुंडा होने लगा? देखें, एक चीज़ तो अभी इट्स टू अर्ली कि जस्टिस याहिया अफरीदी के कंडक्ट, तो मैं नहीं कहूँगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की जो जुडिशरी के हवाले से जो सोच है या वो जो करना चाहते हैं, जो अभी तक ऑप्टिक्स दी, उस पर कुछ शक किया जाए। पहले तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कम से कम 2-3 हफ्ते, उसके बाद आपकी ओपिनियन मैच्योर होगी। दूसरे नंबर पे देखें, मेरी इतलात के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी का माइंड ये था, या जस्टिस याहिया अफरीदी की थॉट ये थी कि पहले ये जुडिशल कमीशन वाला और प्रिजाइडिंग जज वाला मामला हम ये निपटा लें, ये कंक्लूड हो जाए, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि गवर्नमेंट साइड पे क्या चल रहा है और गवर्नमेंट के पास मजीद कितने कार्ड्स हैं। और सेम यही थॉट थी जस्टिस अतर मिनुल्लाह की। और आपको भी मालूम होगा कि ये तमाम जजेस हजरात ऑन बोर्ड हैं, कम से कम 13 जजेस, जिनके बारे में ये कंफर्म है कि ये मुत्तहिद हैं इस वक्त। और देखें, ये आईनी तरमीम आने से पहले और जिस वक्त ये बात निकली कि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, उस वक्त ये बहुत सारे ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस हुई थी। और जस्टिस याहिया अफरीदी तो विलिंग भी नहीं थे, उनको कन्वेंस किया गया था। और उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि पहले गवर्नमेंट अपने तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर ले। और मालूम था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, जजेस की तादाद भी बढ़ा सकते हैं, बड़ा ईजी है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए सिंपल मेजोरिटी से आप कानून पास करके कर सकते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कि कल का दिन देख लेना चाहिए, जुडिशल कमीशन के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी का वोट किस तरफ जाता है, जस्टिस अमीनुद्दीन का वोट किस तरफ जाता है। अटॉर्नी जनरल के ऊपर तो मैं बड़ा कन्वेंस हूँ कि अटॉर्नी जनरल अभी तक उनका जो कंडक्टर है वो गवर्नमेंट साइड पर ही खड़े होंगे। लेकिन जो बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं, उनका वोट भी बड़ा डिसाइसिव होगा कि क्या वो एक ऐसे चीफ जस्टिस के लिए जिन्होंने 3 साल जिनका टेन्योर रहना है, उनके डिसीजन के अगेंस्ट जा सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे मामला बार कौंसल्स के वकला के भी होते हैं, उन्होंने अपने केसेस टेकअप करवाने हैं, जल्दी हेयरिंग करवानी है। तो कल का दिन बड़ा डिसाइसिव है। कल के दिन क्लैरिटी होगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी की क्या इंटेंशंस हैं, क्या वो काजी फाइज ईसा की लेगेसी को लेकर चलना चाहते हैं और अदलिया को मजीद तबाही के गड़े की तरफ लेकर जाएंगे, या वो थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास अगर मजीद कोई ऑप्शंस हैं, मजीद कोई कार्ड्स बचे हैं तो एग्जॉस्ट कर लें। उसके बाद देखें, आईनी तरमीम पटिशन तो फाइल है और कामरान मुर्तज़ा जो कह लें कि आर्किटेक्चर हैं इस पूरी आईनी तरमीम के, वो तक ये फरमा रहे हैं कि इस आईनी तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है आईनी बेंच। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि फुल कोर्ट का डिसीजन, जो मैं बात कर रहा हूँ मखसूस नशिस्तों का, वो रिव्यू के लिए आईनी बेंच के पास है। ये 26वीं आईनी तरमीम जिसकी बेनिफिशरी आईनी बेंच है और आईनी बेंच का प्रिजाइडिंग जज है, वो कैसे 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जुडिशल रिव्यू करेगा। अल्टीमेटली ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा, फुल कोर्ट बनेगी। मेरा ख्याल है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो अटैम्प्ट थी वो थोड़ा सा अर्ली अटैम्प्ट की, और इसमें थोड़ा सा आप कह लें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इनको अकेला छोड़ दिया या जस्टिस याहिया अफरीदी ने इनका साथ नहीं दिया। फुल कोर्ट बनेगी, फुल कोर्ट में ये 26वीं आईनी तरमीम रिव्यू होगी। एक और चीज़ मैं छोटी सी ऐड करना चाहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया की जितनी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका देख लें, इंडिया देख लें, बरतानिया देख लें। बरतानिया का तो खैर जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन नहीं है, अमेरिका और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। दुनिया की किसी मॉडर्न डेमोक्रेसी में मुकनिना ने, यानी कि पार्लियामेंट ने जुडिशरी को जुडिशल रिव्यू की अथॉरिटी नहीं दी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जुडिशरी ने खुद से रीजनरेट किया है।
जुडिशल रिव्यू की सूरत में कि क्या आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं चेक एंड बैलेंस रखा है कि फंडामेंटल राइट के मुताबिक है, क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के मुताबिक है, हमारे करारदाद मकासद है, नज़रिया इस्लाम पाकिस्तान में जमहूरियत बुनियादी इंसानी हुकूक हमारे यहाँ भी है कि उसके लेंस से परखा जाता है। तो ये मेरा ख्याल है ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है कि जुडिशरी एक रियासत के पिलर के तौर पे अपनी पावर खुद से रीजनरेट करेगी, जुडिशल रिव्यू में जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जुडिशरी को आप एग्जेक्टिव के मातहत कर दें और जुडिशरी इसके ऊपर कोई रिएक्ट भी ना करे और खामोशी से अपने इदारे की तबाही देखते रहें, ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। नेचुरल फिनोमिना के अगेंस्ट है। और अगेन मैं यही कहूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो अटेम्प्ट थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वो थोड़ा सा वक्त से पहले थी। और ये मामला चूंकि जाने ही कल के इजलास के बाद प्रिजाइडिंग जज लगने के बाद आईनी बेंच बनने के बाद ये फुल कोर्ट में ही जाएगा 26वीं आईनी तरमीम का मामला, तो फुल कोर्ट ही उनकी डिमांड थी। तो जब फुल कोर्ट होगी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छोटा सा सवाल मैं राजा साहब से पूछना चाहूँगा कि 34 जजेस कर दिए, तादाद बढ़ा दी है, तो ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी ये क्या एक साथ ही 16 से 34 हो जाएगी, ग्रेजुअली होगी, और इसका तरीक़ेकार क्या होगा? ऐसी बात नहीं है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो फौरी तौर पर हो जाए, इसका ये ग्रेजुअली होगी। मेरे ख्याल में पहले ये 5-6 जजेस लेके आज आज़म रशीद तारण ने भी होश में ये बात की है, फिर अगले स्टेप में और भी ले सकते हैं 2, 4, 5, फिर इस तरह मतलब आस्ता आस्ता करके ग्रेजुअली ये अपनी तादाद पूरी करेंगे। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो वही है पुराना कि हाई कोर्ट से आपके जो 5 हाई कोर्ट है ना, उनसे सीनियर जजेस जो है ना वो लाए जाएंगे। अच्छा ये भी है कि जिस तरह अब ये भी तो जस्टिस शाह का दिया गया मनसूबा है ना कि आप 5 का पैनल डिस्कस करें, उसमें जो लायक हो उसको ऊपर लेकर आए। जिस तरह जैसे शायद बलाल को नीचे 5वें नंबर से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अच्छा राय साहब, एक चीज़ इसमें मैं देख रहा हूँ कि रीशफलिंग हो रही है एक तरह से, कि हाई कोर्ट से अगर आप जजेस सारे ऊपर लाते हैं मतलब उधर से, तो नीचे जगह खाली होगी, वहाँ तादाद भी बढ़ा चुके हैं और वहाँ फिर मजीद नए लोग आएंगे, तो ये यही है ना। अब मतलब इन केस फर्ज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्पल ले लें, वहाँ 2 जजेस और आएंगे, वहाँ से अगर 2 जजेस या 3 जजेस ऊपर जाते हैं, आमर फारूक, जस्टिस मोहसिन कियानी साहब चले जाते हैं, फिर पीछे जंग बचेगी जस्टिस भैया गुल हसन, बाबर स्तार और इनके बीच में कौन बनेगा चीफ जस्टिस वहाँ। तो अगर वो 2 वहाँ से चले जाते हैं, 2 बाकी यहाँ और रह गए, तो फिर वहाँ के लिए नाम आएंगे किसके जी, वो रिजवान अब्बासी साहब होंगे, हाफिज हसन खोखर साहब होंगे जो बड़े हमारे दोस्त हैं, वो चीफ जस्टिस वो जस्टिस बनेंगे, असर रजा पाशा साहब बनेंगे जो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरह देखते हैं। उसके बाद जनाब कल्लब हुसैन साहब खैर नहीं बनेंगे, वो दूसरे ग्रुप का हिस्सा है। अच्छा उसके बाद जनाब और भी फिरते रहते हैं बहुत सारे यार, शहजाद शौकत बेशुमार फिरते रहते हैं, आसन बूंद साहब बनेंगे। ये वो लोग हैं जो फिर जिनकी नजरें हैं वहाँ पर, ये फिर वो जगह खाली आएगी। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 18 से 20 जो है ना वो हाई कोर्ट की असामियाँ खाली हैं जजेस की, वहाँ पर भी बहुत सी लोगों की नजरें हैं। इस्लामाबाद पर भी, फिर सिंध में आप ये ऊपर 17-18 लोग आएंगे, तो फिर ज़ाहिर है 20 अगर वो पहले खाली है, 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 हो गए, 18 ये करो, या 40 जजेस भर्ती होने हैं। हाँ फिर 40 से 50 जजेस भर्ती होने हैं। इसका मतलब है ये जो 26वीं तरमीम में वकीलों से इन्होंने को सपोर्ट लिया, शायद उनको ये कहा हो कि कल तादाद बढ़नी है तो तुम सबको ऊपर ला के एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये चीज़ें बटी सब ज़्यादा देर तक नहीं चलती। मैं आपको बताऊँ ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर ये जिक्र करता होता हूँ अपने दोस्तों से कि इंसान अपने मनसूबे बनाता है लेकिन अल्लाह का एक अपना मनसूबा होता है। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ। मुशर्रफ ने 2007 में वो 3 नवंबर इमरजेंसी प्रेस लगाया था, सोच करके वर्दी मेरी खाल के साथ चिमट गई है। फिर उसके बाद जब होता है ना, वो किसी को फिर वो नज़र नहीं आता कि यार क्या होता है। अल्लाह ताला काम उनसे उन लोगों से जब किसी नाराज़ होता है उनकी मत मार देता है। इनकी मत वजी हुई है इस वक्त। जब होगा ना तो फिर आप देखेंगे कि यार ये बाकी कुछ नहीं बचेगा। अच्छा राय साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल दो, क्या आपको लगता है कि मुनीब अख्तर को जो आज इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाल दिया है उसकी वजह वो हो सकती है यही खबर जो मतीउल्लाह और इन्होंने दी है कि इन दोनों ने जाके मतलब वो कहा था फुल कोर्ट के सामने 26वीं तरमीम रखी जाए? अच्छा एक सवाल ये हो गया। दूसरा, क्या जस्टिस मंसूर दोबारा चीफ जस्टिस बन सकते हैं जस्टिस आने वाले वक्त में? जल्द महीना 2-6 कर लें जब, लेकिन बन सकते हैं? जस्टिस मंसूर शाह को उसका हक जरूर मिलेगा। मैं आपको बताऊं, उसने पी काट ली है अपनी, उसका हक जरूर मिलेगा जस्टिस मंसूर शाह को, वो चीफ जस्टिस जरूर बनेगा।
और जस्टिस मुनीब से इस हुकूमत को प्रॉब्लम पता है क्या है? इस हुकूमत को जस्टिस मुनीब से प्रॉब्लम ये है कि जो आइन और कानून की बात करते हैं ना, ये उसके खुड्डे लाने लगाते हैं। और जस्टिस मुनीब एक बहुत तकड़े ख़ानदान से तल्लक रखता है। बड़ी कोशिश की कि उसके खिलाफ कोई रेफरेंस, कोई शिकायत, कोई फलानी चीज़ लभ जाए तो असर खिलाफ रेफरेंस दायर करा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। जस्टिस मुनीब उस ख़ानदान से तल्लक रखता है जिसने पाकिस्तान को पहला आइन 1956 का दिया था। चौधरी मोहम्मद अली के ये पोते हैं और खालिद अनवर के ये दामाद है। पढ़ा लिखा आदमी, सुलझा हुआ, कानून और आइन पर मुकम्मल गिरफ्त रखता है। ये उनको यहाँ पर मसला है। लेकिन तो इसीलिए निकाला गया नहीं, इसीलिए निकाला नहीं गया हुआ जैसे अमीनुद्दीन को या किसी और को डालने के लिए। ये उसके काफ़ी टाइम से उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ये जैसे मुनीब का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सर, ये गुफ्तगू आपने सुनी है दोनों हजरात से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू जो है वो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो या आपने कोई अप्रिसिएशन देनी हो, हम तीनों में से किसी को भी, या कोई हमारी कमी कोताहियाँ जो होती हैं उस हवाले से बताना हो, तो मोस्ट वेलकम, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।